नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके किस तरीके से मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने लंबे पादप को बौने पादप के साथ जब क्रॉस कराया, यानी कि एक जीन की वंशागति के लिए उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया लंबा पादप, उसको क्रॉस कराया बौने पादप के साथ, तो उन्होंने क्या देगा, F1 जनरेशन के अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जो कि क्या थे, सारे ही पौधे लंबे प्राप्त हुए। यानी कि प्रभावी जो है जीन, उसने अप्रभावी वाले को अभिव्यक्त नहीं होने दिया F1 जनरेशन के अंदर। तो जो अभिव्यक्त हुआ वो हुआ प्रभावी, और जो अभिव्यक्त नहीं कर पाया खुद को वो था अप्रभावी। तो F1 जनरेशन के अंदर सारे ही पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। फिर जब F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराया गया यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, तो उन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन के अंदर जो अप्रभावी वाला था वो भी व्यक्त हो गया। तो इसको उन्होंने क्या कहा कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के टाइम पे युग्मक जो है अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से F2 पीढ़ी के अंदर ये जो अप्रभावी लक्षण है उनकी भी अभिव्यक्ति हुई। अब इस एक जीन की वंशागति में जो फिनोटिपिक रेशो था यानी कि लक्षण प्रारूप था वो क्या था, F2 जनरेशन में 3:1, यानी कि 75% पौधे क्या थे, लंबे थे, टॉल थे, और जो 25% पौधे थे वो क्या थे आपके, तो 25% पौधे जो थे वो थे बौने यानी कि ड्वार्फ। तो इस तरीके से फिनोटिपिक रेशो निकल के आया 3:1। तो 3 अनुपात में तो क्या आएगा, आपके लंबे पौधे, और एक जो थे वो क्या था, आपका बौना पौधा था। इसका जब जीनोटिपिक रेशो लिखते हैं तो जीनोटिपिक यानी कि जीन प्रारूप आता है 1:2:1। एक के नीचे कैपिटल टी यानी कि ये क्या है, होमोजाइगस ट्रेट है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, हेटेरोजीनस यानी कि विषम युग्मजी लंबे पादप, और फिर था आपका एक स्मॉल टी जो कि क्या था, सम युग्मजी बौने पादप थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट किया और एक जीन की वंशागति को समझाया। अब इस एक जीन की वंशागति के आधार पर ही उन्होंने अपने 2 नियम दिए। कौन कौन से थे, एक जीन की वंशागति के आधार पर 2 नियम निकल के आए उनका। पहला था प्रभाविता का नियम और दूसरा था उनका विसंयोजन का नियम। तो इन दोनों नियम को ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम देखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता क्या होती है। चलिए, सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, प्रभाविता का नियम, जिसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभावी को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका क्या कहता है, प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब लंबे पादप का बौने पादप के साथ क्रॉस कराया, यानी कि एक प्रभावी लक्षण का अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में केवल और केवल एक ही जो कैरेक्टर है, जो प्रभावी लक्षण है, वही प्रकट हुआ। तो उसी के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि यह है प्रभाविता का नियम। तो देखिए, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी जो कि क्या है, आपका एक प्रभावी लक्षण है, क्या है, जैसे ले लिए उन्होंने क्या, लंबे पादप यानी कि टॉल प्लांट्स। लंबे पादप के लिए जो जीन होगा वो क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिया, इसका क्रॉस कराया था किसके साथ, बौने पादप के साथ यानी कि ड्वार्फ प्लांट के साथ। तो बौने पादप के साथ जब उन्होंने क्रॉस कराया, यानी कि स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन के अंदर सारे ही पौधे कैसे प्राप्त हुए, जो है लंबे प्राप्त हुए। ये कैसे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में सारे ही पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब ये लंबे कैसे हैं, हेटेरोजीनस है। कैसे है, हेटेरोजीनस यानी कि विषम युग्मजी लंबे। कैसे हैं, विषम युग्मजी लंबे, यानी कि जो कैपिटल टी है उसने क्या किया, इस स्मॉल टी को अभिव्यक्त नहीं होने दिया, केवल खुद ही अभिव्यक्त हुआ। यानी कि ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो ये हुआ उनका कौन सा नियम, पहला नियम कि F1 जनरेशन में केवल और केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता, यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को पर प्रभावी हो जाता है, इसे अपन कहते हैं प्रभाविता का नियम। आ गई बात समझ में। फिर इसी के आधार पर उन्होंने दूसरा नियम दिया, कौन सा, विसंयोजन का नियम। तो विसंयोजन या फिर युग्मकों की पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब F1 पीढ़ी का, यानी कि जब इनका F1 पीढ़ी जो अपनी आई, तो F1 पीढ़ी ये थी, इस F1 पीढ़ी का इन्हीं के साथ क्रॉस कराया जाए, यानी कि इसमें क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, स्वयं परागण करा दिया, तो युग्मक विभाजन होगा। क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, कोशिका विभाजन होगा, तो गैमीट्स आपके अलग अलग होंगे, ये क्या हो गए, गैमीट्स बन गए इस तरीके से, ठीक है। जब ये गैमीट्स बने यानी कि कोशिका विभाजन हुआ, तो युग्मकों के निर्माण के समय ये युग्मक क्या हो गए, अलग अलग हो गए, पृथक्करण इनका हो गया, और इसी वजह से इन्हीं युग्मकों के पृथक्करण की वजह से F2 जनरेशन के अंदर जो है इस अप्रभावी लक्षण की भी क्या हुई, अभिव्यक्ति हुई। क्या हुई, इस प्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति हुई, यानी कि अपने यहाँ पर क्या आया, कैपिटल T स्मॉल t, इधर कैपिटल T स्मॉल t और ये स्मॉल t। तो F2 जनरेशन के अंदर जो है हमें अप्रभावी लक्षण भी देखने को मिला, ये देखने को मिला ना अप्रभावी लक्षण, 1/4 या फिर 25% आप इसको कह सकते हो। तो ये अप्रभावी लक्षण देखने को मिला, ये किसकी वजह से, क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर कोशिका विभाजन के समय जब युग्मक अलग अलग हुए, तो F2 जनरेशन में इन युग्मक ने अपनी जो है अभिव्यक्ति की, तो युग्मकों के अलग होने की वजह से ये जो है अपन को F2 जनरेशन में मिल गया अप्रभावी लक्षण। तो इसी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, या फिर अपन इसको कहते हैं विसंयोजन का नियम। कौन सा नियम कहा जाता है, विसंयोजन का नियम कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, मेंडल का दूसरा नियम हो गया। पहला तो कौन सा था, प्रभाविता का नियम, और दूसरा था अपना पृथक्करण या फिर विसंयोजन का नियम। तो दोनों चीजें आई कि नहीं आई समझ में। अब इसी के आधार पर उन्होंने जो है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता को देखा। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता क्या है, ये देखेंगे अपन। जब दोनों कैरेक्टर साथ साथ प्रकट होते हैं F1 जनरेशन के अंदर, तो उसे अपन कहते हैं सह प्रभाविता, यानी कि कोडोमिनेंस। दूसरा होता है अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब प्रभावी लक्षण पूर्ण तरीके से अप्रभावी लक्षण पे प्रभावी नहीं होता, तो एक तीसरा ही जो है एक रूप निकल के आता है F1 जनरेशन के अंदर, उसे अपन कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, चलिए एक बार इसको देखते हैं और समझते हैं फिर आगे भी अपने अपूर्ण प्रभाविता को और सह प्रभाविता को। देखिए, F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि F1 जनरेशन में जो प्रभावी लक्षण है उसने अप्रभावी को अभिव्यक्त नहीं होने दिया, इसे ही अपन ने क्या कह दिया, प्रभाविता का नियम कह दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर अपना आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। तो इसमें क्या होगा कि आपके F1 जनरेशन के अंदर तो प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर जो है युग्मक विभाजन के समय युग्मक अलग अलग हुए, जिसकी वजह से F2 जनरेशन में अप्रभावी लक्षण भी प्रकट होता है। तो देखिए, इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में सम्मिश्रित नहीं हो पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। और F1 पीढ़ी में भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता। अब आपने F1 पीढ़ी में क्या देखा, केवल लंबे पादप प्राप्त हुए, लेकिन F2 पीढ़ी में अपन को दूसरे यानी कि बौने पादप भी प्राप्त हुए।
तो वो किसकी वजह से? इस विसंयोजन के नियम की वजह से। तो यद्यपि जनकों में दोनों अलील्स जो है विद्यमान होते हैं, दोनों अलील्स है भाई, क्योंकि इसके अंदर देखो, इस वाले जो F1 जनरेशन में अपने पास पौधे आए तो इसके अंदर अपने दोनों अलील्स विद्यमान है। ये वाला अलील जो है वो लंबे पादप के लिए है और ये वाला जो अलील है वो बौने पादप के लिए है। तो तभी तो आपके युग्मक अलग अलग हुए और F2 जनरेशन में ये बौने पादप जो है वो निकल के आए। सिंपल सी बात है। चलिए देखिए आगे। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मकों में को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। यानी कि ये जो अपने जनक है, जब ये अलग हुए तो इस तरीके से गैमीट्स इनके बनेंगे, तो जो है इस तरीके से इनको जीन मिल गया अलग अलग, ये लंबे पादप के लिए और ये बौने पादप के लिए। ठीक है, तो समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है। तो ये क्या है आपका? हेटेरोजीनस विषम युग्मजी तो है, क्योंकि देखो ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो ये तो क्या है आपका? समयुग्मजी है। तब आप जब इसके गैमीट अलग अलग करोगे तो इस तरीके से ही तो बढ़ेंगे, वो इसी तरीके से बनेंगे। तो यानी कि दोनों ही इसके तो जीन क्या हुए? अलील क्या हुए? समान हुए इस जीन के। तो विषम युग्मजी में दोनों अलील क्या होते हैं? जीन के अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिनमें समान अनुपात में एक एक अलील होता है। बिल्कुल, एक एक अलील जो है समान अनुपात में है। फिर देखिए आगे। फिर अपना आता है अपूर्ण प्रभाविता, जिसे अपन कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है कि जब प्रभावी लक्षण पूर्ण तरीके से अप्रभावी लक्षण को दबा नहीं पाए, उस पर जो है अपना प्रभाव नहीं देखा पाए। तो देखो, जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया जाए तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से क्या होता है? नहीं मिलता है। यानी कि मान लो कि जो है एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर का। इसमें क्या हुआ कि जब प्रभावी वालों को अप्रभावी के साथ, यानी कि लाल पुष्पों को सफेद पुष्पों के साथ जब क्रॉस कराया तो क्या देखा गया कि F1 पीढ़ी में आने तो लाल पुष्प चाहिए, प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल पुष्प आने चाहिए, लेकिन F1 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ कि ना तो लाल पुष्प प्राप्त हुए, ना ही आपको क्या है सफेद पुष्प प्राप्त हुए। जो प्लांट्स प्राप्त हुए वो कौन से प्राप्त हुए? गुलाबी कलर के पौधे जो है, यानी कि गुलाबी कलर के पुष्प जो है प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी को दबा नहीं पाया, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखिए, श्वान पुष्प यानी कि स्नैपड्रैगन में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझाती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा? अपूर्ण प्रभाविता को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, उदाहरण के थ्रू समझाइए। तो आप स्नैपड्रैगन का जो है एग्जाम्पल लेंगे। इसमें क्या किया गया? देखो, स्नैपड्रैगन एक प्रकार का क्या है? प्लांट है। ठीक है, अब इसके पुष्प में इस स्टडी को देखा गया। कैसे? तो क्या किया गया, जो लाल पुष्प वाले जो प्लांट है, यानी कि अपन इसको क्या लिखेंगे? इसका जीन कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, रेड से लाल। इसका सफेद पुष्पों के साथ क्या कराया गया? सफेद पुष्प के साथ क्रॉस कराया गया, स्मॉल आर। जब क्रॉस कराया तो क्या देखा? F1 पीढ़ी के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर करके जो पुष्प प्राप्त हुए, अब ये होने तो कैसे चाहिए? आपके लाल पुष्प किसके अकॉर्डिंग? प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपके कैसे प्राप्त हुए? गुलाबी कलर के जो फूल है वो मिल गए। तो इसको क्या कहा कि ये प्रभावी लक्षण अप्रभावी को पूर्ण तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया, तो इस वजह से एक तीसरा कलर यहाँ पे आके प्राप्त हुआ जो था गुलाबी। तो इसे क्या कहा गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता कहा गया।
फिर क्या किया, ये जो F1 जनरेशन आई इसमें क्या कराया गया, स्वपरागण। इस F1 जनरेशन के अंदर स्वपरागण कराया गया तो देखो भाई क्या बना, तो कैपिटल R स्मॉल r इसके गैमीट बने और इसके गैमीट क्या बन गए, कैपिटल R स्मॉल r। तो ये क्या है, युग्मक है जो इसके बने इसमें स्वपरागण कराने पर। तो देखो इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, फिर इसका इसके साथ क्रॉस और इसका इसके साथ क्रॉस। ठीक है, यही किया। तो अपन ने क्या देखा, जब क्रॉस कराया, सेम क्रॉस कराया जैसे अपन ने उसमें कराया ना मटर के पौधे में, सेम वैसे ही। और इन्होंने क्या देखा कि इनका जो जीनोटिपिक रेशो था वो तो वही था, उसमें जीनोटिपिक रेशो क्या था, 1:2:1 ही था, लेकिन इनका जो लक्षण प्रारूप है वो थोड़ा सा बदल गया। कैसे, तो देखिए फिनोटिपिक रेशो, इसमें क्या आया, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। तो इसमें इनका जो लक्षण प्रारूप था वो क्या हुआ, तो देखो ये कैपिटल R वाले तो कौन से हैं, लाल पुष्प हैं, तो ये तो हो गए लाल पुष्प। कैपिटल R स्मॉल r वाले कौन से पुष्प हैं, गुलाबी पुष्प, तो ये दोनों क्या हो गए, पिंक फ्लावर हो गए, यानी कि गुलाबी पुष्प हो गए। और ये जो स्मॉल r वाला है वो कैसे हो गए, सफेद पुष्प हो गए, वाइट फ्लावर्स हो गए। तो इनका जो लक्षण प्रारूप है उसमें मटर के पादप में लक्षण प्रारूप क्या देखा, बौने पादप 1 और जो लंबे पादप है वो कितने थे, 3। लेकिन वैसे ही इसमें होना चाहिए कि 3 जो है लाल पुष्प होने चाहिए और 1 सफेद पुष्प होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, 1 लाल पुष्प था, 2 गुलाबी पुष्प थे और 1 सफेद पुष्प था। इसी को ही क्या कहा गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। आई के नहीं आई बात समझ में। एग्जाम का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अपूर्ण प्रभाविता को एक उदाहरण के साथ समझाइए, या फिर सह प्रभाविता को एक उदाहरण के साथ समझाइए, या फिर आपसे प्रभाविता और विसंयोजन का नियम उदाहरण के साथ समझाइए, तो समझा देंगे। मटर के पौधे वाला सिंपल एग्जाम्पल तो लिख देंगे आप जो है आपके पृथक्करण के नियम में और पहला प्रभाविता के नियम में। दूसरा, अगर आपसे अपूर्ण प्रभाविता पूछा जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इस तरीके से स्नैपड्रैगन का बना देंगे, सिंपल सा। फिर इसके आगे क्या पढ़ेंगे अपन, सह प्रभाविता। तो ये वाली चीज समझ में आई। चलिए एक बार इस वाली स्लाइड पे देख लेते हैं। देखिए आपके इसमें क्या हुआ है, कैपिटल R यानी कि लाल पुष्प को सफेद पुष्प के साथ क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में आपके जो गुलाबी पुष्प है वो प्राप्त हुए। अब इनका स्वनिषेचन कराने पर जो आपके पुष्प आपको प्राप्त हुए, यहाँ पर उनका फिनोटिपिक रेशो अलग था उस मटर के पौधे से जो उन्होंने कराया प्रभाविता के नियम में, लेकिन जीनोटाइप अनुपात जो है वो वही था, 1:2:1, क्योंकि फिनोटिपिक रेशो तो क्या था, 3:1 था। यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 आया। आई कि नहीं आई बात समझ में। इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब इस F1 संतति को स्वपरागित कराया गया तो परिणामों का अनुपात 1:2:1 था। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था, 1:2:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशो जो है वो क्या हुआ, बदल गया, क्योंकि उसमें 3 जो थे प्रभावी और 1 अप्रभावी था, लेकिन इसमें 1 लाल पुष्प, फिर 2 गुलाबी पुष्प और 1 सफेद पुष्प निकल के आया। ठीक है, चलिए R कारक, कैपिटल R स्मॉल r कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, तो इसलिए अपन को गुलाबी रंग के जो पुष्प है वो प्राप्त हुए। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण के जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है कि भाई ये वाला जीन जो है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, पर्टिकुलर लक्षण को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। द्विगुणी जीवों में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीव के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं।
जैसे मान लो जो आपके जीन्स होते हैं वो हमेशा जोड़े के रूप में रहेंगे, तभी तो मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हमेशा पेयर के रूप में जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहां पर कैपिटल आर प्रभावी को व्यक्त करेगा, स्मॉल आर अप्रभावी को व्यक्त करेगा। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हो, जैसा कि विषम युग्मजी में होता है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा जोड़े अपन को इस तरीके से नजर आए, अपन को जोड़े इस तरीके से ही मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गए आपके हेटेरोजाइगस, यानी कि आपके विषम युग्मजी। ठीक है, तो उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है, जो अलील में निहित विशेष सूचना को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया, तभी तो जाके आपके गुलाबी पुष्प मिल गए आपको। हो सकता है उसके अलील में कोई चेंजेस आ गए हों। चलिए, दूसरा अपना आता है सह प्रभाविता। पहला क्या पढ़ा अपन ने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता को कहा जाता है कोडोमिनेंस। क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब एक प्रभावी लक्षण को अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर दोनों का एक मिला जुला रूप, यानी कि दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सह प्रभाविता। यानी कि दोनों की अभिव्यक्ति क्या हो गई, साथ साथ हो गई। तो सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से क्या हो गई, मिलती जुलती हो गई, यानी कि प्रभावी से भी मिलेगी वो और अप्रभावी से भी मिलेगी। इसका एक अच्छा उदाहरण ABO ब्लड ग्रुप। अब देखो, जैसे आपका ब्लड ग्रुप है ABO, इसके जब अपने अलील्स बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, तो देखो इनके 6 टाइप के जीनोटाइप बनते हैं। कितने, 6 टाइप के। कैसे, देखो इधर, जैसे अपने पास है ABO ब्लड ग्रुप, जिसमें मान लो अपने पास A ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो A के जो जीन है वो क्या है, IAIA, यानी कि इसमें इस टाइप की शुगर जो है वो विद्यमान है। इसका दूसरा जो है टाइप क्या बन सकता है, IAI0। यहाँ पर A जो है इस वाले पर प्रभावी है, क्योंकि I0, इस I0 को अपन स्मॉल i से भी व्यक्त करते हैं। I0 को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल i से। तो अगर कहीं पे स्मॉल i लिखा हुआ हो उसका मतलब है I0। ठीक है, अब देखो इस I0 को मैं स्मॉल i ही लिख देती हूँ इधर, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो बाद में। ठीक है, इस तरीके से इसमें किसी भी प्रकार की जो शुगर है वो विद्यमान नहीं है, शर्करा नहीं है कोई भी प्रकार की, इसीलिए ये जो A टाइप है इस स्मॉल i पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप आया वो कौन सा आया, ब्लड ग्रुप A आया। ठीक है, ऐसे अगर मैं B का लिखूं तो B के लिए जो जीन बनेगा IB या फिर आपके I0 को मैं स्मॉल i लिख देती हूं इस तरीके से। तो ये B जो है आपका इस स्मॉल i पर क्या होगा, प्रभावी होगा। तो ये आपका B ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप हो गया। फिर जो है आपके AB ब्लड के लिए जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, IAIB, यानी कि इसमें दोनों ही टाइप की शुगर शर्करा जो है वो विद्यमान है। और फिर O टाइप के ब्लड ग्रुप के लिए आपका क्या बनता है, I0 या फिर आपके स्मॉल i। बना नहीं बना, तो देखो कितने टाइप के जीन्स बने, देखो एक जीनोटाइप बने, 2 3 4 5 और एक ये 6 बने नहीं बने, क्योंकि इसको अपन यही लिख देते हैं स्मॉल i। तो अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से तो अपने पास स्मॉल i बच जाएगा ओनली। तो ये 6 टाइप के जीनोटाइप बने किसमें, ABO ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ये किसको बताता है, ये बताता है आपके कोडोमिनेंस को, यानी कि सह प्रभाविता को। इसके अंदर देखो सह प्रभाविता कैसे, कि देखो
इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये प्रभावी इस अप्रभावी पर क्या है, जो है क्या है, इसको प्रकट नहीं होने देता, यानी कि ये जो है इस पर प्रभावी है। तो ये साथ साथ में अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं, यानी कि कोडोमिनेंस कहते हैं। तो एक तो हुई आपकी अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक हुई आपकी सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का एग्जाम्पल क्या है आपके बढ़िया, ब्लड ग्रुप। क्या है, ब्लड ग्रुप। तो अगर आपसे इस जीनोटाइप्स को देखकर ब्लड ग्रुप पूछ ले तो पहचान सकते हो कौन सा ब्लड ग्रुप है। आइए जीनोटाइप दे रखा है तो ए ब्लड ग्रुप, आई जीनोटाइप दे रखा है तो भी ए ब्लड ग्रुप, आई बी दे रखा है तो बी, आई दे रखा है तो भी बी, आई बी दे रखा है यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप, और ओ स्मॉल आई दे रखा है तो आपके क्या हो जाएगा, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई के नहीं आई बात समझ में। देखो एक बार इधर, तो आपके सह प्रभाविता जो कि आपका ब्लड ग्रुप, ये अच्छे से समझा सकता है। 6 टाइप के जीनोटाइप इस सह प्रभाविता में कोडोमिनेंस में आपके बनते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ओ के अंदर। देखिए इधर चलते हैं। ए बी और रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। कौन करती है, आई जीन करती है। इसके 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। इस स्मॉल आई को अपन क्या भी लिखते हैं बच्चे, I0 भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। अलील आई ए और आई बी कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पन्न करते हैं, और आई जो है स्मॉल आई वो किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती है। तो मानव जीन द्विगुणित होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 में से 2 प्रकार के जीन अलील जो है वो होते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप लिखा मैंने क्या, ए, तो इसके लिए जो आपके अब भाई 2N है मानव, यानी कि N मिला स्पर्म से, N मिला किससे, ओवा से। शुक्राणु अंडाणु मिलके आपके 2N बनाते हैं ना, जाइगोट बनाते हैं ना भाई। तो यानी कि मानव क्या है, 2N है। तो यानी कि इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति में 3 में से 2 प्रकार के जीन होंगे। अब ए वाले के अंदर क्या होगा, या तो होगा उसके अंदर आई ए, या फिर क्या होगा, आई ए स्मॉल आई होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, आई ए और आई बी तो आई के ऊपर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, और आई ए और आई विद्यमान हो तो केवल आई ए अभिव्यक्त होता है। तो अभी मैंने इसमें बताया ना कि अगर ये है तो यानी कि दोनों ही एक जैसे हैं, तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप है। अगर ये वाला है तो ये जो ए है इस स्मॉल आई पर क्या होगा, प्रभावी होगा, तो इसीलिए इसको अभिव्यक्त नहीं होने देगा। और ये क्या है आपका पूर्ण रूप से प्रभावी, यानी कि ब्लड ग्रुप हो गया ए, ठीक है। तो विद्यमान हो तो आई भी अभिव्यक्त होता है, तो आई शर्करा बनता ही नहीं है। जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हो तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो किसके अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, किसके अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों प्रकार की शर्करा आ गई। देखो ए टाइप की भी आ गई और बी टाइप की भी आ गई, तो दोनों ने अपनी अपनी क्या कर दी, अभिव्यक्ति। इसीलिए इसमें ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। क्या हो गया, ए बी हो गया। हुआ नहीं हुआ, तो इसे क्या कहते हैं अपन, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। फिर देखिए यह घटना ही क्या है आपकी, सह प्रभाविता है, कोडोमिनेंस है। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की क्या होती है, शर्करा होती है। 3 भिन्न प्रकार के अलील होने के कारण 6 संयोजन संभव है। इस प्रकार ए बी और रुधिर वर्गों के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। और कौन कौन से जीनोटाइप होंगे आपके, देखो आई ए, दूसरा जीनोटाइप होगा आई ए स्मॉल आई, तीसरा जीनोटाइप होगा आई बी, चौथा जीनोटाइप होगा आई बी स्मॉल आई, पांचवा होगा आई ए आई बी, और छठा होगा स्मॉल आई। होगा नहीं होगा, इसके अलावा कोई बन के दिखा दो आप मुझे। ये 6 टाइप के जीनोटाइप जो है यहाँ पर होंगे। तो देखिए इधर इस टेबल के अंदर आपको ये नजर आ जाएगा क्या क्या। तो देखो जनक ए से अलील, जैसे मान लो कि ये है फादर का और मान लो ये है मदर का, तो ये जो है संतति का जीनोटाइप होगा। अब मान लो कि जनक से मिला आई ए,
यानी कि पापा से मिला IA और मम्मी से मिला IA, तो IA बना, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A हो गया। कैसे हुआ कि भाई इसको इस तरीके से समझो, जैसे ये है फादर यानी कि पिता और ये है माता, ठीक है। इन्होंने अपना दिया है IA वाला और इन्होंने भी अपना दिया है IA वाला, तो इन दोनों को जब मिलाया यानी कि 2N बनाया तो अपने IA बने। और IA किसका जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप A का। बना नहीं बना, ब्लड ग्रुप A। अब अगर मान लो दूसरी चीज, मैं इसको दूसरे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको। मान लो कि फादर ने आपके दिया कौन सा, IB, मदर ने आपके दिया कौन सा, IA। जब दोनों मिले तो आपका क्या बना, IAIB बना। बना नहीं बना, तो यानी कि ये दोनों साथ साथ प्रकट हो रहे हैं, तो यानी कि इसमें ब्लड ग्रुप क्या हुआ, AB। कौन सा हुआ, AB हुआ। पता लगा सकते हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया कौन सा, AB। एक और एग्जाम्पल अगर अपन इसका समझे तो देखो इधर, मान लो कि फादर ने दिया आपका कौन सा, IA, मदर ने दिया स्मॉल I। मदर ने कौन सा दिया, स्मॉल I। दोनों को क्रॉस कराया यानी कि दोनों मिले तो IA स्मॉल I, यानी कि ये ब्लड ग्रुप, ये जीनोटाइप किसको था, ब्लड ग्रुप A वाले का था, तो यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A हो गया। ठीक है। अब O के लिए देखो, जैसे मान लो फादर ने दिया आपकी स्मॉल I, फादर ने क्या दिया, स्मॉल I, मदर ने क्या दिया, स्मॉल I, दोनों मिले तो स्मॉल I बना, तो यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका, O टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से इस टेबल में आप देख सकते हो कि फादर ने अगर ये वाले आपके जो है अलील दिए, मदर ने ये अलील दिए, तो दोनों के क्रॉस कराने पर ये जीनोटाइप आया और ये वाले ब्लड ग्रुप जो है वो निकल के आए। ये तीनों चारों, ये जो 6-7 ऑप्शन है यहाँ पर, ये खुद आप निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम इसके अंदर तो 7 लिख रहे हैं, आपने तो 6 ही जीनोटाइप बताए हैं। तो बच्चे इन वाले जीनोटाइप में देखो, किस वाले में, कि ये AB और ये भी AB, यानी कि जब पापा ने IA दिया, मम्मी ने IB दिया, तो IAIB बना, यानी कि ब्लड ग्रुप AB। जब पापा ने आपका B दिया और मम्मी ने A दिया, तो भी आपका IAIB बना, यानी कि ब्लड ग्रुप AB। तो ये दोनों तो क्या हुए, सेम हुए ना, इसीलिए जीनोटाइप कितने बने, 6 जीनोटाइप बने। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस ब्लड ग्रुप से क्या अपन शो कर सकते हैं, सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। आ गई बात समझ में, देखो आगे। तो इस तरीके से AB और रुधिर समूहन बहु अलील यानी कि मल्टीपल अलील का भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 अलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, और क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही अलील विद्यमान रह सकते हैं, अतः बहु अलील की क्रियाशीलता समष्टि के अध्ययन में ही दिख सकती है। तो ये क्या हुए आपके, एक जीन की वंशागति से जो नियम दिए मेंडल साहब ने, वो पहला नियम कौन सा था, तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जब प्रभावी लक्षण का अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर केवल जो है प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। जब इन F1 जनरेशन को स्वपरागित कराया जाता है तो युग्मक विभाजन के समय ये युग्मक अलग अलग हो जाते हैं और F2 पीढ़ी के अंदर दोनों लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। इसे अपन कहते हैं क्या, तो इसे कहा जाता है विसंयोजन का नियम, युग्मकों के पृथक्करण का नियम। तो F2 जनरेशन में अप्रभावी लक्षण भी प्रकट हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जनक है वो क्या है, हेटेरोजाइगस है, उसके अंदर दोनों प्रकार के अलील जो है वो विद्यमान है। इस वजह से F2 जनरेशन में दूसरा लक्षण भी प्रकट होता है। ये हुआ आपके प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। फिर आपका आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अपूर्ण प्रभाविता आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो
तो जब आपके एक लक्षण का दूसरे लक्षण के साथ क्रॉस कराया जाता है तो क्या देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन में लाल पुष्प का सफ़ेद पुष्प के साथ जब क्रॉस कराया तो देखा गया कि F1 पीढ़ी के अंदर जो पुष्प प्राप्त हुए वो एक अलग ही कलर के पुष्प प्राप्त हुए। जो प्रभावी लक्षण है कंप्लीट तरीके से अप्रभावी को दबा नहीं पाया तो आपके गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। तो इस F1 पीढ़ी का जब स्वयं परागण कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो F2 पीढ़ी के अंदर जो फिनोटिपिक रेशो था वो इससे चेंज हो गया। जो आपके मेंडल साहब ने प्रभाविता के नियम के लिए दिया वो से जीनोटिपिक जो रेशो है वो क्या हो गया, तो जीनोटिपिक रेशो तो सेम था लेकिन फिनोटिपिक रेशो लक्षण प्रारूप उनका बदल गया। इसे क्या कहा, अपूर्ण प्रभाविता कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर आता है आपका सह प्रभाविता, को डोमिनेंस, कि आपके पीढ़ी के अंदर दोनों लक्षण जो है एक साथ प्रकट हो जाते हैं, उसे अपन कहते हैं सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप, 6 टाइप के जीनोटाइप IA, IB, IAI, IBI, IB, IA, IA और आपके स्मॉल आई, इस तरीके से 6 टाइप के जीनोटाइप जो है वो बनते हैं। और ये किसको दिखाते हैं, सह प्रभाविता को, जब दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। तो इस तरीके से आपके ये जो नियम हैं वो कंप्लीट हुए। अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे 2 जीन की वंशागति के साथ। चलिए मिलेंगे, तब तक इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।